निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मेसान की खोज हिडेकी इकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो CD एंडरसन एवं UF हेस ने की थी, ये भी सही है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत जो HA बैथे थे, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। लेकिन परा यूरेनियम तत्वों का जो विश्लेषण है वो GT सीबोर्ग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था, न कि एनरिको फर्मी ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा सही नहीं है? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसी नाभिक के परमाणु का टूटना संलयन कहलाता है। ड्राई आइस यानी कि CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। किसी परमाणु के नाभिक का जो टूटना होता है वो नाभिकीय विखंडन कहलाता है, ना कि संलयन। और कोई भी जब दो हल्के नाभिक होते हैं वो आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तब उसे संलयन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन का जो है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। कारण है कि उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो जो पहला कथन है वो भी सही है और उसका कारण भी सही है, और वो उसका सही एक्सप्लेनेशन है, यानी कि उसका सही स्पष्टीकरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? माइक्रोवेव फोटॉन, न्यूट्रिनो, तरल क्रिस्टल, प्रकाश उत्सर्जन करने वाले डायोड। तो दो भौतिकविद थे, गुंटूर और अल्फांस स्टाहलोफन ने, इन्होंने कहा था कि आइंस्टाइन का जो सापेक्षवाद का सिद्धांत है वो गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि माइक्रोवेव फोटॉन को प्रकाश के वेग से अधिक वेग से संचित करने का दावा किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माइक्रोवेव फोटॉन। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु या आयन? तो साइक्लोट्रॉन जो है एक त्वरक उपकरण होता है। इसके द्वारा जो प्रोटॉन होता है, अल्फा कण और ड्यूट्रॉन, इनमें उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटॉन। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्न में से किससे की जा सकती है? सूक्ष्मदर्शी, सीसा पट्टिका, प्रस्फुरण गणक, स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी। तो पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता प्रस्फुरण गणक, जिसे स्किंटलेशन काउंटर होता कहा जाता है, से लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? दृश्य किरणों में, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड में? तो सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सरे में होता है, फिर इसके बाद अल्ट्रावायलेट में, फिर दृश्य प्रकाश में, फिर इंफ्रारेड में। तो सब इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जबकि सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वो गामा किरणों में होती है। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं फर्स्ट नाभिकीय संलयन से, सेकंड गुरुत्वीय संकुचन से, थर्ड रासायनिक अपक्रिया से या फोर्थ नाभिकीय विखंडन से। तो तारे मुख्यतः अपनी जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से ही प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 व 2। तारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय या ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं और अन्य तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन द्वारा ही ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेलें, लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनमो, थर्मोपाइल। तो कृत्रिम उपग्रह जो है वो मानव द्वारा आकाशीय पिंड होते हैं जो मल्टीपर्पज़ के लिए स्थापित किए जाते हैं। इन उपग्रहों में सौर सेलों का प्रयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा के लिए, और सौर सेलें क्या करती हैं? ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सौर सेलें। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल या मोलर सेल। तो सौर सेल या प्रकाश वोल्टीय सेल जो है एक विद्युत सेल उपकरण होते हैं जो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सौर सेल। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अपक्रिया संभव है क्योंकि फर्स्ट है, प्रत्येक विखंडन अपक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। तो ये विकल्प सही है। सेकंड है, न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया में तुरंत हिस्सा लेते हैं। तो ये सही नहीं है क्योंकि ये तुरंत हिस्सा नहीं लेते हैं।
थर्ड है द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं, तो ये सही है, इसको मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं। जो द्रुत न्यूट्रॉन है वो इसके प्रोसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। और फोर्थ है कि विखंडन प्रक्रिया में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है, तो यह भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 3। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब, यूरेनियम 238 का उत्सर्जक या आणविक भट्ठी। तो परमाणु रिएक्टर जो है वो विशेष प्रकार की आणविक भट्ठी है। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आणविक भट्ठी। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ये अंतर है कि, तो इसको सीधे ही बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी सही है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अपक्रिया नियंत्रित होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय बम है वो एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में होने वाला जो नाभिकीय विखंडन है वो मंदक द्वारा कंट्रोल होता है, लेकिन नाभिकीय बम में ये अपक्रिया अनियंत्रित होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिक ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास कार्य करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? फर्स्ट है, प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो यह भी बात सही है कि जो कोयला, पेट्रोलियम और अन्य जीवाश्म को मिलाकर भी उससे ज़्यादा जो है ऊर्जा यूरेनियम उत्पन्न करता है। थर्ड है कि थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित होता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि ये प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या है? ये विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम की जगह थोरियम प्रयुक्त कर सकता है। ये उपग्रह मार्गदर्शन में एक वैश्विक भूमिका प्राप्त कर सकता है। ये विद्युत उत्पादन में अपने विखंडन रिएक्टरों की दक्षता में तेजी से सुधार ला सकता है, या ये विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इस परियोजना का लक्ष्य प्लाज्मा भौतिकी के प्रायोगिक अध्ययन से आगे बढ़कर बड़े स्तर पर विद्युत उत्पादन में सक्षम संलयन रिएक्टरों का निर्माण करना है। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम या प्लूटोनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैल्शियम। क्योंकि यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व हैं और इनका प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो फ्यूल है उसके रूप में किया जा सकता है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, थोरियम का नाभिकीय विखंडन या हाइड्रोजन गैस वाले बम का विस्फोट या डायनामाइट तथा टीएनटी का विस्फोट। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन है, जबकि इसमें ड्यूटेरियम और टाइटेनियम के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है और ये अनियंत्रित संलयन अपक्रिया पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इससे पहले भी बताया गया है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन अपक्रिया पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा, बर्नर वान ब्रान द्वारा, जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा या सैमुअल कोहेन द्वारा। तो 1908 में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक जो थे एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम के जनक या फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है, और 1952 में यूएसए द्वारा हाइड्रोजन बम का प्रथम बार परीक्षण किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर द्वारा।